वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो इस पूरे महीने में चलती रहती है और चलनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर का महीना इस हवाले से भी जाना जाता है कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की करते हैं और इसके हवाले से बात करते हैं। मुझे वो दौर भी याद है, मतलब एक डेकेड शायद हुआ होगा कि उससे पहले हम ब्रेस्ट कैंसर की बात नहीं कर सकते थे, इसको एक टैबू समझा जाता था। लेकिन डाउन द लाइन इतनी तरक्की हुई है और इतनी अवेयरनेस हुई है कि लोग इस बीमारी को समझने लगे हैं कि इसके बारे में भी बात की जानी चाहिए। मगर हमारी सोसाइटी और हमारे मुल्क में क्योंकि बेशतर इलाके और हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी चीज़ों का उस तरह से अब्जॉर्ब होना और डाइजेस्ट होना मुश्किल है, तो हमें लगता है कि हर बार ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस हवाले से बात करें और लोगों को बताएं कि इस बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये लाहक हो जाती है तो फिर आप अपने लिए और अपनों के लिए क्या कर सकते हैं। सो फॉर दैट वी हैव वेरी रेलिवेंट गेस्ट जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सना सहर हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट JPMC, और हमारे साथ डॉक्टर मलिहा अशफाक मौजूद हैं, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सिविल हॉस्पिटल कराची। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। हमें पता है कि आप लोगों के बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट दिस इज द लाइव OPD दैट यू आर डूइंग। सो आप लोगों से शुरू करते हैं। डॉक्टर सना, आप अगर हमें ये बताएं कि हमने मुख्तलिफ मिथ्स बनाई हुई हैं, हम इस बीमारी को इस तरह समझ लें कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। राइट, थैंक यू नुसरत फॉर हैविंग मी हियर। और इसके बेसिकली जो कॉजेज़ होते हैं वो कुछ कॉजेज़ ऐसे होते हैं जो हमारे अख्तियार में नहीं होते हैं। अच्छा। और कुछ कॉजेज़ ऐसे होते हैं जो हमारे अख्तियार में होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कौन से कॉजेज़ जो हमारे अख्तियार में नहीं हैं, उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है एज। क्योंकि जिस तरीके से आपकी एज बढ़ती जाती है तो रिस्क ऑफ कैंसर इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, एजिंग होना। और दूसरा ये कि जिस तरीके से फैमिली हिस्ट्रीज़ होती हैं, किसी की फैमिली में जैसे मदर को है, सिस्टर को है, तो उनमें चांसेस जो है ना इंक्रीज़ हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। वो एक स्पेसिफिक कुछ जेनेटिकल कॉजेज़ होते हैं, वो उनकी वजह से वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं फैमिली टू फैमिली। और दूसरे इम्पॉर्टेंट कॉज हार्मोनल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हार्मोनल का मकसद ये कि जिस तरीके से एक एज पे पीरियड्स आना, किसी को अगर अर्ली आ जाते हैं तो दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड, राइट, दिस इज़ समथिंग वेरी नेचुरल। तो ये हार्मोनल का जल्दी मतलब पीरियड्स का जल्दी आ जाना, और दूसरा ये कि मीनोपॉज आ जाना, तो ये कॉजेज़ आ जाते हैं जो हमारे अख्तियार में नहीं होते। अब आते हैं इसका ताल्लुक कुछ मेनोपॉज से भी है? यस यस, एज आई टोल्ड यू कि हार्मोनल कॉज में आ जाता है कि जो आप मीनोपॉज अचीव कर लेती हैं कुछ फीमेल्स, तो उसमें क्या होता है कि वो लेती हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़, क्योंकि वो मीनोपॉज से कुछ सिम्टम्स आ रहे होते हैं जो पेशेंट को बहुत परेशान कर रहे होते हैं। तो इट इज़ क्वाइट कॉमन कि वो कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले लेती हैं। तो उसमें क्या होता है, उनका रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है कैंसर के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज़ ऐसे हो गए जो हमारे अख्तियार में नहीं है, राइट। लेकिन कुछ कॉजेज़ ऐसे होते हैं जो हमारे अख्तियार में हैं। उसमें ओबीज़ एक किसी का, यस, जो इंसान मोटा है, वो अपनी जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इस तरीके से कर सकता है कि वो अपना वज़न कम करे, और वज़न कम करने से क्या होता है कि रिस्क कम हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कैंसर होने का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रिलेटेड होती हैं, जिसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप बन सकती है। और इवन एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर, इट कैन ऑल्सो अकर इन मेल्स। अच्छा जी, ये आई थिंक आपके लिए बहुत एक शॉकिंग होगा, लेकिन ऐसा है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, मेल भी आपका जो है वो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर सकता है। ये हो सकता है, लेकिन अकरेंस ज़्यादा शायद फीमेल में है। यस। ठीक है। सो डॉक्टर मलिहा, हमने जिस तरह मुख्तलिफ बातें इसके हवाले से सुनी, और लोग उसमें एक और चीज़ ये कहते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं किया है, मदर फीड नहीं किया है, तो फिर ये भी एक रीज़न बन सकता है लेटर स्टेजेस में कैंसर का। सबसे पहले तो बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच नुसरत फॉर हैविंग अस एंड फॉर द सच एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन हियर। अच्छा, जो आप बात कर रही हैं वो आई जस्ट टेक इट फ्रॉम डॉक्टर सना कि हार्मोनल फैक्टर्स की जो उन्होंने बात की, तो दीज आर ऑल रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल दैट हमारी सोसाइटी में आजकल जो लेट मैरिजेस हो रही हैं, सेकेंडली लेट फर्स्ट बॉर्न, मतलब पहला बच्चा आफ्टर 30 years ऑफ एज, सो दीज आर रिस्क फैक्टर्स। सेकेंडली ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना, वो रिस्क फैक्टर, वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव है। सो इफ़ यू नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, ऑफ कोर्स रिस्क बढ़ रहा है, ठीक है। एंड सेकेंडली हैविंग नो चिल्ड्रन,
जो अच्छा। ऑफ कोर्स जो रीजंस है, मतलब अल्लाह ताला वो जो हमारे पास वाली Naturally जो नेचुरल, भी है। दैट्स समथिंग एल्स, हाँ। लेकिन बाय चॉइस नॉट हैविंग चिल्ड्रन दैट आल्सो अच्छा, डज इंक्रीज। मतलब अगर हम ये कहते हैं, और ये बहुत चीज़ों में रिलेट भी Definitely. करता है, कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ लोग कहते हैं कि नहीं अभी बच्चे नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है या अभी नहीं चाहिए, और वो 30-35 क्रॉस करके उसके बारे में सोच रहे होते हैं, तो अगर बेबी हो जाए या बिल्कुल ही नहीं सोच रहे होते कुछ लोग, ना भी हो, तो ये आपका रिस्क बढ़ा देगा। यस, एज कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, वी आर नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा कोई, बट इट दीज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स। तो जितना मतलब जब हम नोट डाउन करते हैं रिस्क फैक्टर्स, दे डू कम इन द लिस्ट के लेट मैरिजेस हैं, नली तो लेट पैरिटी वगैरह। मैरिज का कैसे, मतलब अगर मैं इसे समझना चाहूँ कि इसका क्या ताल्लुक है कि अगर इफ यू गेट मैरिड लेट यू हैव चिल्ड्रन लेट, हाँ, राइट, दैट सेंस में ठीक है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस इन द ब्रेस्ट टिश्यू। ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है ना, उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है व्हेन जब आप व्हेन यू गिव बर्थ टू अ बेबी या जब आप ब्रेस्ट फीड सही। करते हैं, तो दैट इज प्रोटेक्टिव। जब वो नहीं हो रहा होता तो ऑफ कोर्स दैट इज एन दैट्स अ प्रोटेक्शन। तो अल्लाह Yes, ताला ने आपको, व्हेन यू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ Yes. मदरहुड, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए ये प्रोटेक्शन रखी है औरत के बिल्कुल लिए। बिल्कुल क्या क्या खूबसूरत बात है एग्जैक्टली ये। एग्जैक्टली। एंड इसीलिए होता है ना कि हर चीज़ सही टाइम पे हो जानी चाहिए, वो वाली जो हमेशा से एक बात कही जाती है। तो यस, दीज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स। लेकिन मैंने देखा है गांव देहातों में, वैसे ये बार बार पिंक रिबन आ रहा है, सो पिंक रिबन इज अ साइन ऑफ Breast cancer awareness. कैंसर अवेयरनेस। सो जिस तरह गांव देहातों की अक्सर खवातीन आती हैं, आप लोगों के पास तो बहुत फुटफॉल होता होगा, तो उसमें तो छोटी छोटी उम्रों में भी लड़कियों की शादी हो गई होती है, फिर वो मदर फीड भी हो रहा होता है, क्योंकि वो लोग ज़ाहिर है टॉप फीड का इतना उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट स्टिल दे आर गोइंग थ्रू अच्छा, दिस। ये एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर जो है ना, जब हम कहने जाएं इट्स नॉट सिंपल। ठीक है, हम ये कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर नंबर ऑफ डिजीजेज हैं, बिकॉज हर ब्रेस्ट कैंसर इज डिफरेंट ठीक है। डिपेंडिंग कि उसकी बायोलॉजी कैसी है। कुछ कैंसर्स के टाइप्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद द इंक्रीज नंबर ऑफ किड्स, यू नो। अच्छा, अगर ज्यादा बच्चे हो गए वो भी मसला है, तो वो भी हो सकता है। ओके। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ना, वो एक बड़ी बहुत ही डिफरेंट किस्म की बीमारी है, बिकॉज एवरी कैंसर इज़ डिफरेंट। उसके हार्मोनल स्टेटस क्या है, उसकी बायोलॉजी क्या है, उसका ग्रेड क्या है, और इसीलिए हर पेशेंट की ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होती है। हमारे पास अक्सर लोग आके यही कहते हैं कि उसको आपने ये वाली मेडिकेशन दे दी, हमें नहीं दी। तो एवरी कैंसर इज़ डिफरेंट एंड इट नीड्स डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोच डिपेंडिंग के उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, बायोलॉजी उसकी। सही। अच्छा डॉक्टर सना, ये तो हमें कॉजेज़ के हवाले से ज़ाहिर है कुछ आइडिया हो गया। अब आपके पास लोग उस वक्त आते होंगे जब कोई लंप हो जाए, जब तकलीफ जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो एक तो ये बताइए लोगों को कि सही टाइम क्या है, कौन सा वो पहला इशारा है या अलार्म है कि जब वो रिंग करे तो दैट्स द हाई टाइम दैट यू शुड गो टू द डॉक्टर। जी बिल्कुल। अब वो जो कुछ चेंजेस आना होती हैं ब्रेस्ट के अंदर, वो मैं हाईलाइट करूँगी यहाँ पे। उसमें से ये है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि हर एक फ़ीमेल को मिरर के सामने एग्जामिनेशन करनी होगी मंथली, और उसमें जो अलार्मिंग साइंस हैं, देयर आर डिफरेंट अलार्मिंग साइंस। सिर्फ खाली गिल्टी होना नहीं होता, देयर आर अदर साइंस एज वेल। तो उसमें क्या होता है कि एक तो आ जाती है गिल्टी, ठीक है, लंप जिसे हम लोग कहते हैं। अमूमन जो कॉमनली होता है वो पेनलेस होता है, ठीक है, पेन नहीं होता। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इसकी साइज़ जब बहुत बढ़ जाती है तो ये स्किन को स्ट्रेच करने लगता है, तो इससे पेन भी हो सकता है। तो समटाइम्स पेन भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पेनफुल है तो वो कैंसर का नहीं हो सकता है। इसका मकसद ये है कि वो बहुत एडवांस हो चुका है। दूसरी ये चीज़ है कि निपल का धस जाना, निपल से कोई पानी आना, कोई मवाद आना, ये चीज़, ये अलार्मिंग साइन है। इन चीज़ों को रिपोर्ट करना होता है डॉक्टर को। और दूसरा आप कह सकती हैं कि स्किन चेंजेस आना, स्किन चेंजेस भी अगर आ जाती हैं, स्किन थिक हो जाना, सुर्ख हो जाना, ये सारी अलार्मिंग साइंस हैं। आर्मपिट में कोई गुठली महसूस होना, इस चीज़ को भी जो है फ़ौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करना होता है। तो अमूमन हमारे पास जो फ़ीमेल होती हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास इस एक जो फैक्टर आ जाता है फीमेल्स का, वो शर्माती भी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को लेके, वो रिपोर्ट नहीं करती घर पे भी। जब वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है चीज़, फिर जाके रिपोर्ट करती हैं। तो हमारे पास यही चीज़ है कि हमारे पास जो कैंसर आते हैं वो एडवांस आते हैं, और जब एडवांस कैंसर स्टेज के साथ आ रहे होते हैं तो फिर उनको ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसी सलाम। हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताइए। आप बहुत अच्छा टॉपिक लेके चल रही हैं और अवेयरनेस भी दे रही हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि लेडीज जो हैं
वो शर्मा के एक चीज़ आगे फॉरवर्ड नहीं करती या कहती नहीं। मेरी मदर को मतलब ब्रेस्ट कैंसर था, रिमूव कर दिया गया था, उनकी जो गिल्टी थी, और उसके बाद उनको रेडिएशन लगाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 10 साल तक सलामत रहीं। माशाल्लाह। और जब उनकी डेथ हुई तो वो हार्ट अटैक से हुई, लेकिन कैंसर से नहीं हुई। मेरी एक बड़ी सिस्टर थी, उनको भी कैंसर हो गया था, इसका ब्रेस्ट कैंसर। उन्होंने इतनी ट्रीटमेंट नहीं करवाई, वो अपनी बात को लेके चलती थी, उनकी डेथ हो गई। मुझे ये पूछना है, मेरी एक बड़ी सिस्टर है, 50 उनकी एज है, 50 तो years। उनके ना जी उनके पीरियड्स वक्त से पहले नहीं 45 तो अच्छा। उनके ना पीरियड्स वक्त से पहले 2 साल पहले से ही खत्म है। क्या इस चीज को हमें लेके सीरियस चलने हैं? और मतलब सही। मैं छोटी बहन हूँ उनकी, तो आया मुझे भी इस चीज में कॉन्शियस होना है कि नहीं, और हमें किस चीज से परहेज अच्छा करना सवाल है होगा? मरियम, बिल्कुल समझ में आ गई। अभी ऑन एयर डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। इनकी मदर को था, ठीक वो है। आपने सुन लिया। Sure। और फिर इनकी बहन अब 45 इयर्स की हैं, लेकिन 43 में ही उनकी जो साइकिल थी वो स्टॉप हो गई। तो ये कहती हैं कि हमें क्या किसी तरह कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बहन को भी और फिर ये छोटी बहन है सो इनको भी। सी एक चीज़, जब आपको जो साइंस एंड सिम्टम्स हमने भी डिस्कस किए, अगर वो आ जाते हैं दैट मीन्स कि उसके बाद जितना भी होगा वो डायग्नोस्टिक होगा। डायग्नोस्टिक मतलब अब हम उस लंप की तशखीस करेंगे और टेस्ट कराएंगे। जो हम बेसिकली अक्टूबर में कर रहे होते वो ये है कि कुछ होने से पहले एक चीज़ का हम आपको बेसलाइन मुआयना कराना, ठीक है। जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग हर उस चीज़ की होगी, जैसे कुछ महसूस नहीं हो रहा, आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं एवरी मंथ लेकिन कुछ महसूस नहीं हो रहा, बट स्टिल आफ्टर 40 इट इज़ रिकमेंडेड कि एवरी फीमेल आफ्टर द एज ऑफ 40 एवरी ईयर एक मैमोग्राम ज़रूर कराएं। अब वो उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये अच्छा, फ़ायदा और ये कैसे होता है, कितना दिक्कत तलब है या कितने पैसे खर्च होते हैं, ओवरऑल पे हम आपसे बात करेंगे। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सना से और डॉक्टर मलीहा से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, क्योंकि इस पूरे महीने में इस कैंसर की अवेयरनेस को फैलाया जाता है और बताया जाता है कि ख़वातीन को, ना सिर्फ ख़वातीन को, अब तो इन्होंने कहा कि मर्दों में भी इसकी अकरेंस है, गो के कम है ख़वातीन से, लेकिन सबको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और जो बातें इस फोरम से बताई जा रही हैं उसका मकसद यही है कि आप इससे, इस बीमारी से बच सकें। अभी हम जिस पॉइंट पे ब्रेक पे गए थे उस वक्त एक कॉलर भी थी जिन्होंने आपसे पूछा था कि क्या वो कर सकती हैं, और आप बता भी रही थी मैमोग्राम के हवाले से कितना मुश्किल है, कितना आसान है ये टेस्ट, प्लीज़। अच्छा, जो रिकमेंडेड है, जैसे मैंने बताया, जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है वो ये है कि इन अ पेशेंट जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, एवरेज पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो आफ्टर 40 इयर्स हर फीमेल को ईयरली मैमोग्राम कराना चाहिए, राइट। और अगर हम कॉलर के हवाले से बात करें तो क्योंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जैसे मदर को कैंसर हुआ था वो भी लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज पे, तो इसीलिए उनको 35 इयर्स पे मैमोग्राम ईयरली कराना चाहिए। अब हम क्यों बार बार मैमोग्राम की बात कर रहे हैं? अच्छा, मैमोग्राम इज़ अ सिंपल टेस्ट। मैमोग्राम होता ये है कि ब्रेस्ट टिश्यू की विजुअलाइजेशन होती है, तो जब वो रेस से विजुअलाइजेशन होती है तो इट डिफरेंशिएट्स, मतलब वो नॉर्मल और एबनॉर्मल को अलग कर लेता है। अल्ट्रासाउंड की तरह होता है। बिल्कुल, इट्स काइंड ऑफ, बिल्कुल। और इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अल्ट्रासाउंड, लेकिन अगर हम समझाने के लिए करें तो हाँ, इट्स वन ऑफ दोज टेस्ट, इमेजिंग है, एंड इट नॉर्मल और नॉर्मल को अलग कर लेता है। तो वो भी छोटी छोटी गिल्टियाँ जो आप फिज़िकल एग्जामिनेशन से नहीं महसूस हो रही, वो मैमोग्राम में डिटेक्ट हो जाती हैं। अच्छा, हम क्यों करवाएं मैमोग्राम? वो इसलिए करवाना ज़रूरी है क्योंकि जो वो जितना अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होगा इतना उसको कम्प्लीटली क्योर करने के चांसेस ज़्यादा हैं। पूरा अक्टूबर का महीना इसीलिए अवेयरनेस के लिए लिया जाता है, क्योंकि जितना अर्ली एक ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होगा इतने हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इतना उसको कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है, इतने कम है उसके वापस आने के चांसेस। सो इसीलिए जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं और मैमोग्राम ज़रूर करवाएं, ज़रूर। ओके, सो अगर आपको, जैसे हमने गिल्टी की बात की, या आपको किसी तरह से कुछ ये समझ में आता है कि जी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप और व्हाट आर द फर्दर स्टेप्स?
अब नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो है मेमोग्राम से जो है ना हमें पता चल जाता है, जब उसकी रिपोर्टिंग होती है तो उससे पता चल जाता है कि ये बिनाइन है या कि कैंसर का है। तो जब हमें उस रिपोर्टिंग से अंदाज़ा होता है कि ये कैंसर का है, तो हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करते हैं वो होता है बायोप्सी होना। सही। अब जो है बायोप्सी का मकसद ये होता है कि हम लोग छोटा सा जो है एक छोटा सा उनको चीरा देते हैं और वहाँ से एक टिश्यू निकाल लेते हैं और उसको हम लोग भेज देते हैं लैब में, ताकि उस पर देखा जाए कि वो कैंसर के सेल हैं या नहीं। और फिर जब कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर के सेल हैं, तो फिर हम लोग आगे उनके स्टेजिंग वर्कअप के लिए कुछ और टेस्ट होते हैं जिसमें सीटी स्कैन्स और ये चीज़ें होती हैं, वो करवाते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू स्टेज उस पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाती है। सही। अच्छा, बायोप्सी के हवाले से अभी हम बात कर रहे थे कि लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि शायद इससे कैंसर फैल जाएगा। यस, यू आर वेरी राइट। मतलब मैं आपसे कहूँगी कि मेरी हर एक दूसरी पेशेंट जो मेरे पास आती है वो इसी मिथ के साथ आती है कि डॉक्टर साहब अगर मैंने बायोप्सी करा दी तो ये यहाँ से फैल जाएगा। क्योंकि लोगों ने ये मिसकंसेप्शन ना स्प्रेड किए हुए हैं कि जब आप बायोप्सी कर लेंगे तो ये आपका स्प्रेड हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कैंसर होते हैं जिनकी वजह से बायोप्सी करने से फैल सकता है, जैसे वन ऑफ देम इज़ ओवरी का कैंसर होता है, जिसमें अगर वो इनिशियल स्टेज पे होता है तो हम लोग बायोप्सी नहीं करना चाहते हैं लेकिन ब्रेस्ट कैंसर उनमें से नहीं आता है। ब्रेस्ट कैंसर में आपको बायोप्सी करनी होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे फैलता नहीं है। ये चीज़ मैं पहले भी गई हूँ प्रोग्राम्स में, मैं ये चीज़ हाईलाइट करती हूँ, अभी भी यही चीज़ हाईलाइट करूँगी, क्योंकि ये मिथ इतना कॉमन है जिसकी वजह से पेशेंट आता है एडवांस स्टेज में और फिर हमारे लिए फिर वही होता है कि उसको जड़ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही है, जिस तरह डॉक्टर साहबा ने कहा कि जितना जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपका इलाज मुमकिन है। सो इसके बाद जो कैंसर का ब्रेस्ट कैंसर का इलाज है वो हमारे पास, जिस तरह आप JPMC से हैं, आप सिविल हॉस्पिटल से, हमारे पास हॉस्पिटल्स में पूरा इलाज मुहैया किया जाता है फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, और हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी है। ये भी आप लोग बता दीजिएगा। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, मैं शबाना नाज बात कर रही हूँ कराची से। जी शबाना। मुझे डॉक्टर साहब से एक खास सवाल पूछना है कि सर्जरी तक तो चले डॉक्टर का होता है कि वो इनको सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो आफ्टर सर्जरी, अगर मैस्टेक्टमी कर देते हैं तो उसके बाद जो पेशेंट को, एक तो सबसे पहले ये होता है कि हाथ जो सूजने का, जिस साइड का ऑपरेशन होता है उस साइड का हाथ जो है वो बहुत ज्यादा सूज जाता है अक्सर। फिर आपको उसको काम करने में प्रॉब्लम होता है, पेन भी होता है, कंधे में भी दर्द होता है। उसके अलावा जो जख्म होता है, जो स्कार जिसपे जो सर्जरी के बाद होता है, तो उसकी वजह से भी चेस्ट में जो है वो टाइटनेस रहती है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये इश्यूज का थोड़ा सा बताइए, क्योंकि सर्जरी के बाद जो ज्यादा प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स को वो इसमें आती है। ठीक है। उसके मतलब सर्जरी के बाद हम किस तरह से मैनेज करें ना उस चीज को, उस प्रॉब्लम को ऑपरेशन के बाद। ठीक है शबाना साहिबा, बिल्कुल पूछ लेते हैं। जी डॉक्टर साहिबा। ओके, बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल सही है, इट्स 100% करेक्ट। लेकिन उनका कहना ये सर्जरी के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो ऑफ कोर्स जब पेशेंट सर्जरी कराता है तो उनको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ गोना बी ओके और सब सही हो जाएगा, लेकिन हैं चीज़ें। अच्छा, होता ये है कि क्योंकि वहाँ से पूरा टिश्यू निकलता है, वहाँ की जो हम लिम्फेटिक्स कहते हैं, लिम्फेटिक्स आर बेसिकली स्मॉल वेसल्स जो आपकी जो लिम्फ फ्लूइड है उसको वापस लेके जाती है, तो वहाँ पे सूजन हो जाती है, हाथ में दर्द हो रहा होता है, सुन्न हो जाते हैं, हल्की हल्की सुइयाँ चुभने वाली चीज़ें महसूस होती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं सर्जरी की, और ये सब पेशेंट्स को ऑलमोस्ट गाइड किया जाता है। अच्छा, ये सर्जरी के फौरन बाद है? बिल्कुल, ये सर्जरी, लेकिन ये टाइम इसका होता होगा ना? इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी सर्जन सर्जरी करता है उसके बाद ये डेफिनेटली या डिस्चार्ज कार्ड पे लिखा हुआ होता है या इनको कम्युनिकेट किया जाता है कि उसके बाद फिजियोथेरेपी करनी है। ठीक है, क्योंकि फिजियोथेरेपी से क्या होता है कि एक्सरसाइज होती रहती है, मोबिलिटी सही रहती है, ये जो सूज रहे होते हैं हाथ ये नहीं होते। तो इम्पॉर्टेंट इसका सोल्यूशन एक ही है कि आपको फिजियोथेरेपी करवानी है और वो करते रहना है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी के 2 महीने तक ही एंड सब सही हो जाएगा, मतलब प्रोलॉन्ग लाइक 6 मंथ्स तक, 8 मंथ्स तक करते रहना है। तो मोर आप फिजियोथेरेपी पे ध्यान देंगे, ये तमाम चीज़ें जो है ना, स्पेशली दर्द, मोबिलिटी और सूजना कम हो जाएंगी। बाकी सुन होना, सुइयाँ चुभना ये कम हो जाएंगी। लेकिन ये है कि अगर ये थोड़ी बहुत हो रही हैं तो इसके साथ हम यूजुअली मेडिकेशंस दे देते हैं या काउंसलिंग कर देते हैं, तो पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाता है हमारा कि हाँ ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होती।
ये कम हो बिल्कुल- जाती हैं, कम हो जाती, कुछ पेशेंट्स में बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। सी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट। किसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आप देखेंगे, किसी में कुछ भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिनमें हो रहा है वो भी विद टाइम कम हो लेकिन जाएंगी। बीमारी भी तो इतनी बड़ी है और मतलब उसे तो Exactly. ही जाहिर है आप उससे निकल के आए आई हैं तो थिंक एवरी स्टेप, जो हम स्टेप्स कहते हैं ना कि ये करें, एवरीथिंग हैज़ समथिंग टू गिव, राइट। तो जो आपका डॉक्टर बता रहा है काइंडली उससे ना कंप्लाई करें कि जैसे अगर इतने दिनों अपनी में मर्जी विजिट ना है, करें, एग्जैक्टली, हाँ। इतने दिनों में विजिट है तो करना है, ये हमें रिकमेंड किया है, इस स्पेशलिस्ट से मिलना है तो ज़रूर करें। कोई जितना आप कंप्लाइंग रहेंगी ना अपने ट्रीटमेंट से, इतने बेहतर उसके ट्रीटमेंट उसका रिजल्ट आएगा। सही। सो क्योंकि हमारे पास आखिर के कुछ मिनट्स रह गए हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों इसको कंक्लूड कर दीजिए और जो बातें आपके जहन में आती हैं, जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो प्लीज़ डॉक्टर सना। जी, देखिए मैं जो एक मैसेज सबको देना चाहती हूँ वो यही है कि ये जो हम लोग अक्टूबर का मंथ मनाया जा रहा है एक अवेयरनेस के लिए, तो इससे जो है ना सब फ़ायदा उठाएं और जो है इसका गोल ये है, इसका मकसद ये है सेलिब्रेट करने का कि अर्ली डिटेक्शन करनी है। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन होगी तो जड़ से ख़त्म होगा, क्योर भी होगा। तो अब जो है सब ने ये करना है। और देखिए ये सिर्फ हम डॉक्टर्स का नहीं, जिस तरीके से आप लोगों ने एक पूरा देखें प्रोग्राम किया है, तो आई विल अप्रिशिएट दैट कि हर लेवल पे जो है ना अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। हम सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ये अवेयर करने की, और हमें अपनी सेहत से अब जो है ना अपनी सेहत को सीरियस लेना है, अपनी सेहत को सीरियस और लेके जिस तरह आप दोनों जिन अस्पतालों से वाबस्ता हैं वहाँ पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट yes, everything. yes, everything is free of Everything. cost, from a single blood test, scans to treatment, everything is free of cost. तो ये बहुत मतलब लोगों के लिए आसानी पैदा कर देता है। बस लोगों को क्या करना है कि जो हम लोगों ने चेंजेस बताई हैं ब्रेस्ट में महसूस हो रही हैं, फ़ौरन रिपोर्ट करें। ये मेरा रिपोर्ट करना है। मैसेज सो विद दैट मैं चाहती थी डॉक्टर मलिया आप भी कुछ कह सकती हैं, लेकिन वक्त यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस और ये तमाम बातें Thank you आपने so लोगों much. तक Thank you so पहुंचाई। आई होप कि ये इस तरह पहुंची भी होंगी एंड आई होप कि लोग इस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि सुन तो हम सब कुछ लेते हैं, गूगल का दौर है, हमें पता भी सबसे ज़्यादा चल जाता है, डॉक्टर से ज़्यादा हम डॉक्टर को बता रहे होते हैं, लेकिन जब कंप्लायंस की बात आती है या इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है उस फेज़ में हम मार खा जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, लेकिन उसका नुकसान भी हमें ही होता है। सो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।